हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब हम सिलेबस को आगे प्रोसीड करते हुए एक जो टॉपिक था बीच में छूट गया था उसको कवर करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है और उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम m=IA बोलते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव कोर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और ऐसी स्थिति में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो लगातार रिवॉल्व करता है। लगातार रिवॉल्व करने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को हम एज ए करंट कैरिंग लूप कंसीडर कर लेते हैं और अगर जब हम उसको करंट कैरिंग लूप कंसीडर करेंगे तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी उसके भी दो पोल होंगे, वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। तो आज हमें यही डिस्कस करना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो अलग अलग ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से हम उसको फाइंड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होती है। तो अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी भी अलग अलग होती है और अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो आज हम कुछ इसी पर चर्चा करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव कोर है, इसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका डायरेक्शन ये है, यानी कि क्लॉकवाइज सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हम मान लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी लूप में वो लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट होता है, तो करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी लूप में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जब हम उसको करंट कैरिंग लूप कंसीडर करेंगे तो करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, करंट के डायरेक्शन की और इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन की। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर करंट कितना होगा, जो हम इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू हमने फार्मूला पढ़ा है। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमें सबको पता है कि फार्मूला होता है I=Q/T, बेसिक फार्मूला है। तो I ये रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है और ये रहा T का मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। इसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r है और इसकी जो वेलोसिटी है वो b है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं वेयर T=2, हम जानते हैं फार्मूला होता है। तो इसको अगर हम आप निकालेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2πr और वेलोसिटी कितनी है b। तो यहाँ से हम आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर दीजिए तो I= फार्मूला मिलेगा E अपॉन कितना 2πr अपॉन कितना v। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो I= क्या मिल जाएगा EV अपॉन 2πr। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट लगातार सर्कुलेट हो रही है तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह, यानी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा और उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर कोई करंट कैरिंग लूप जो है
करंट को लगातार सर्कुलेट कर रहा है तो उसका बिहेवियर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हो जाता है। अब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो उसकी हम बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m=IA। ये किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। उस हिसाब से देखें यहाँ पर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इसकी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा m=, कितना, IA। अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो एरिया होगा उसकी वैल्यू होगी πr², ये इसका एरिया होगा। इस हिसाब से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m=, I की वैल्यू ये रहा, ये तो I= कितना है, EB/2πr, और जो एरिया है वो कितना है, πr², ये πr² है एरिया। तो यहाँ ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m= क्या बनेगा, m= बनेगा EVr/2। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, m होता है m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे आप इसको m भी लिख सकते हैं। दैट इज क्या बनेगा, कैपिटल m=, मैं इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका कारण है एक तो ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के मास का कोई रोल नहीं है। अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसके डायरेक्शन की भी बात करना चाह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में अगर हम घुमाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जो अंगूठा है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की टर्म में क्या होगा। तो इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम देखेंगे ये बन जाएगा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vr/2m, और ये रहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हमने पढ़ा है वी हैव, हमारे पास फार्मूला होता है L= कितना होता है, mv/r। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m, उसकी वैल्यू आ जाएगी EL/ कितना 2m, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक अपोजिट। यानी कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो ये बात होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं, हमने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी अगर हम बात करें, वो उस थ्योरी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। ये एक थ्योरी है, वोर पॉस्टुलेट थ्योरी इसको बोलते हैं। अभी एटॉमिक फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा इसको। वोर्स ने कहा था, देखिए रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने भी अपना मॉडल दिया था, चैडविक ने भी अपना मॉडल दिया था, सब ने अपने अपने मॉडल दिए थे। उसमें वोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था और उन्होंने इसके रिगार्डिंग दो बातें कही थी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट ऑर्बिट में अलग अलग होता है। तो उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में कितना होगा उसकी बात करें। तो वो उस थ्योरी के अनुसार फ्रॉम
बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये एन क्या है? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से एल की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास फार्मूला था m इज इक्वल्स टू ई अपॉन, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म को छोड़ देते हैं, e अपॉन 2m ये रहा। और l की वैल्यू कितनी हो गई? तो l की वैल्यू हो गई n h अपॉन 2 पाई। अगर हम इसको फिर से रीअरेंज करें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने l की वैल्यू ये रख दी एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। m ये रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 2 ज़ा 4 m पाई। अब ये देखिए 4m पाई जो है वो पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ n बचा। तो अगर हम देखें तो m यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? n के। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ता चला जाएगा। एक चीज़ ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ चलिए निकाल देते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, ये आ जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई m। ये वैल्यू इसे वोर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोर मैग्नेट्रॉन। तो ये पूरा जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है और उसका अपना भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 3 फार्मूले पढ़े, ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। ये हमने 3 फार्मूले पढ़े। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको आप प्री स्टडी करके रखिएगा थोड़ा था, तो उससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।